हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड चल रहा है। लास्ट दो वीडियोस में हमने विमीय सूत्रों की सहायता से किसी दी गई समीकरण की संगति की जांच करना, उसकी यथार्थता की जांच करना पढ़ चुके हैं। उसके बाद के वीडियो में हमने भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित किया। उसका जो परिमाण है एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने MKS से CGS में परिवर्तित किया। उसी क्रम में हम विमीय सूत्रों के उपयोग से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध। कोई एक भौतिक राशि है, वो अन्य भौतिक राशियों पर किस प्रकार से निर्भर करती है, वो हम विमीय सूत्रों के उपयोग से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो थर्ड एप्लीकेशन है विमीय सूत्रों की, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। राइट? तो किस प्रकार से हम विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध प्राप्त करते हैं, उसको हम समझ रहे हैं। जैसे कोई एक भौतिक राशि है, वो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो अन्य भौतिक राशियों को हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं और उस गुणनफल में जो भौतिक राशियां हैं उनके ऊपर हम अज्ञात घातें लगा देते हैं और उन घातों का मान प्राप्त कर एग्जैक्ट जो संबंध है भौतिक राशियों में वो प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस प्रकार से हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, उसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो उसका जो आवर्त काल है वो सरल लोलक की लंबाई, लोलक के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। इन तीन राशियों पर निर्भर करता है। कौन निर्भर कर रहा है? आवर्त काल। दोलक का जो आवर्त काल है वो लोलक की लंबाई, लोलक के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो हमें विमीय विधि का उपयोग करते हुए ये तीनों किस प्रकार से आवर्त काल से संबंधित होंगे, यानी L की घात क्या होगी, M की घात क्या होगी और G की घात क्या होगी, वो यहां पर हम समझने जा रहे हैं। यस, सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी बॉल को या एक द्रव्यमान M को आप किसी लंबी डोरी से बांध दें, तो ये व्यवस्था सरल लोलक कहलाती है। और ये जो है, यहां से हम इसे दृढ़ आधार से बांध देते हैं। दृढ़ आधार से बांधने के पश्चात ये जो व्यवस्था है जिसमें ये पिंड स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ है इस डोरी की सहायता से, तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? सरल लोलक कहलाती है। इसका जो आवर्त काल है वो क्या होता है? अगर आप इसको यहां से छोड़ें, यहां से चलकर ये वापस यहां आता है, इस प्रक्रिया में जो समय लगता है वो एक आवर्त काल होता है। तो इस आवर्त काल का संबंध इस लंबाई L, इसके द्रव्यमान M और गुरुत्वीय त्वरण G, इनमें क्या संबंध है वो यहां पर हम विमीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यानी इनकी घातें क्या होगी, L, M, G, इनकी घातें क्या होगी वो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए प्रक्रिया क्या है। मान लो, माना आवर्त काल, तो इसको आप लिख लेते हैं आवर्त काल T इक्वल्स टू K L की घात X, M की घात Y और G की घात Z लिख सकते हैं। यहां पर हमने मान लिया कि आवर्त काल T L, M, G इस प्रकार से निर्भर कर रहा है, लेकिन हमें यह जानकारी नहीं है कि L का स्क्वायर है या L की घात क्या है। ये यहां पर हमें जानकारी नहीं है। तो हम यहां क्या करते हैं, T
का विमेय सूत्र बाईं ओर लिख लेते हैं। फिर दाईं ओर ये जो राशियां हैं, के एक नियतांक है, ये जो राशियां हैं L M G, इनके लिए हम विमेय सूत्र लिखते हैं और इनका गुणनफल करते हैं। फिर x y z में जो समीकरणें बनती है उनका हल करते हुए x y और z के मान ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो इसका विमेय सूत्र लिखते हैं। आवर्तकाल है तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा? m0 L1 T1 L0, m0 L0 T1, क्योंकि आवर्तकाल क्या है? समय है, तो द्रव्यमान और लंबाई की विमा शून्य होगी, करेक्ट। T1 के रूप में इसे लिख दिया है हमने। अब देखिए यहां पर K एक नियतांक है, नियतांक के साथ इसको लिख दिया गया है। L की विमा लिखें m0 L1 T0, इसकी घात x। ये क्या है? द्रव्यमान m0 m1 L0 T0। m द्रव्यमान है तो कैपिटल M की जो विमा होगी वो m1 होगी। ये हो गया m y, ये घात इसकी हो गई y। अब G का विमेय सूत्र, G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण का विमेय सूत्र क्या होता है? वेग बटा समय से ज्ञात करें तो ये होगा m0 L1 T-2 और इसकी घात होगी z। यहां पर हमने तीनों के विमेय सूत्र लिख लिए हैं। अब हम इनका गुणनफल करते हैं। देखिए अब हम इन तीनों का गुणा करते हैं। के यहां पर एक विमाहीन नियतांक लिया है हमने, विमाहीन m0 L0 T0। लंबाई, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण, इन तीनों के विमेय सूत्र यहां लिख दिए। अब देखिए यहां पर ये जो घातें हैं ये तीनों गुणनफल में हैं, ये घात है। इस घात का इन तीनों के साथ गुणनफल किया जा सकता है। जैसे x की घात a है और इसकी घात अगर b है तो ये x की घात a भी लिखा जाता है। इन घातों का गुणनफल हो जाता है, क्लियर। और अगर ये x y, x की घात a, y की घात b और इसकी घात c है तो इसे लिखेंगे हम x की घात ac, y की घात bc। ये घात इसके साथ भी गुणनफल में आएगी और इसके साथ भी, b के साथ, राइट। अब हम ये सूत्र यहां अप्लाई कर रहे हैं, जो अभी हमने यहां डिस्कस किया है, इस सूत्र को यहां पर अप्लाई करते हैं। यस, देखिए x का गुणा इन तीनों के साथ होगा, y का गुणा इन तीनों के साथ होगा और z का गुणा इन तीनों के साथ होगा। तो देखिए कि ये अगर विमाहीन नियतांक है तो इसको हम यहां हटा सकते हैं, क्योंकि इसकी विमा क्या होगी? m0 L0 T0। यहां हमने इसे विमाहीन नियतांक लिया है तो m0 L0 T0, तो इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने यहां लिख दिया इसे, x का इसके साथ गुणा, m0 गुणा x 0, 1 गुणा x x, t की घात 0, 0 गुणा x 0। यहां देखिए m की घात y, l की घात 0 गुणा y 0, t की घात 0। यहां देखिए m0 z का इसके साथ गुणा lz, t की पावर -2z, -2 का z के साथ गुणा होगा
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -2z लिख सकते हैं। यस, क्लियर है। अब जब इस तरह गुणनफल में राशियां हैं तो यहां हम m की घातों को योग करेंगे। m का गुणा, तो आप देखिए घातों का क्या होता है, योग होता है। अगर x की घात a और x की घात b है तो ये होगा xa प्लस b। अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ती है। अगर आधार समान है तो घातों का क्या होता है, योग होता है। तो यहां a प्लस b, तो यहां आधार समान है और ये तीनों गुणनफल में हैं चारों, तो m की घातों का योग करें। यहां पर हम m की घातों का योग करते हैं। देखिए 0 + 0 + y + 0, यहां पर क्या मान प्राप्त हुआ, देखिए 0 0 y 0, y का मान यहां पर 0 प्राप्त होगा। क्लियर है। l की घात देखते हैं, 0 + x 0 + x z, x + z, तो ये आ गया x + z। t की घात देखते हैं, 0 0 0 और -2z, तो ये आ गया -2z। क्लियर है। यहां तक हमने क्या किया है, गुणा कर दिया और गुणनफल के पश्चात हमारे पास ये राशियां प्राप्त होती हैं, my x + z t की पावर -2z। और बाईं ओर क्या है, m0 l0 t1। तो इन घातों की हम तुलना करें, यहां पर इन घातों की हम तुलना कर सकते हैं। तो देखिए m0 l0 t1, इन दोनों की हम तुलना करें तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष के समान है, यहां mlt है तो घातें भी समान होनी चाहिए। यस, तो हम इन घातों को समान लिख देते हैं। तो देखिए y का मान 0, x + z इक्वल्स टू 0 -2z इक्वल्स टू 1। दोनों पक्षों की तुलना की, दोनों पक्षों की तुलना करने के पश्चात हमारे सामने y x + z और -2z तीन इक्वेशंस प्राप्त हुई है। तीन अज्ञात राशियां हैं, हमें मान किसका प्राप्त करना है, x y और z का। यहां पर y का मान 0 प्राप्त हो चुका है, y हमने प्राप्त कर लिया कि y का मान यहां क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमें मान प्राप्त करना है z का। तीसरी समीकरण से z का मान लिखा जा सकता है। z का मान कितना है, यहां पर -1/2, -2z इक्वल्स टू अगर 1 है तो z का मान -1/2 होगा। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, x y और z के मान। तो देखिए y का मान 0, z का मान -1/2। z का मान अगर -1/2 है तो इस समीकरण से देखिए x -1/2 इक्वल्स टू 0। इस समीकरण से z का मान कितना है, -1/2, z का मान यहां रखा। इस समीकरण से आप x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो x कितना हुआ, 1/2। x का मान +1/2 प्राप्त हो रहा है और z का मान -1/2, y का मान 0। तो देखिए ये मान यहां पर पुट कर देते हैं।
तो t इक्वल्स टू क्या प्राप्त होगा, देखिए k l की घात -1/2 और m की घात 0 और g की घात, सॉरी ये +1/2 है, x का मान 1/2 प्लस m का मान y का मान 0 और g -1/2। x, y और z के मान कैपिटल T का जो इक्वेशन है उसमें हमने पुट कर दिया। x का मान +1/2, y का मान 0 और z का मान -1/2 इस समीकरण में हमने रख दिया। अब आपको बताया था किसी भी भौतिक राशि या किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। यस, देखते हैं कि l की घात 1/2 ये 0, ये g की घात -1/2 है तो इसको नीचे लिख सकते हैं g 1/, तो देखिए k इसको आप लिख सकते हैं √l और √g, ये हो गया t। कैपिटल T का जो मान है उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं k √l और √g, और इसको लिख सकते हैं √l/g, k √l/g। तो यहां देखिए हमने विमीय सूत्रों की सहायता से कैपिटल T का मान प्राप्त कर लिया। यहां पर अज्ञात राशियां थी, x, y, z अज्ञात मान हमने माने थे, इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। विमीय सूत्रों का उपयोग करते हुए हमने x, y और z के मान प्राप्त कर लिए। देखिए तो T का मान कैपिटल T इक्वल्स टू k √l/g। तो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था विमीय विधि से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। विभिन्न भौतिक राशियों में किस प्रकार से हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं वो हमने उदाहरण के माध्यम से समझा है। और भी आप अन्य भौतिक राशि ले सकते हैं, वो किस प्रकार से निर्भर करेगी वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ये 3 एप्लीकेशन हम कंटिन्यू 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। भौतिक राशि के परिमाण का दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन, किसी समीकरण की संगति की जांच करना, यथार्थता की जांच करना, और आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध किस प्रकार का है। तो हम दाईं और राइट हैंड साइड में विभिन्न भौतिक राशियों का गुणनफल ले लेते हैं और उसके पश्चात इनकी घातें प्राप्त की जा सकती हैं। तो यहां पर हमने L, G और T के मध्य संबंध प्राप्त कर लिया। आपने देखा कि आवर्तकाल दोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। करेक्ट। लेकिन यहां हम विमीय सूत्रों की सहायता से जो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं उनकी अपनी एक सीमाएं हैं। वो क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि विमीय सूत्रों की सहायता से हम किन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते, कौन कौन सी जानकारी है जो प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके लिमिटेशंस पढ़ेंगे, सीमा बंधन, राइट। तो कंटिन्यू 3 वीडियोस ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जहां हमने विमीय सूत्रों का अनुप्रयोग पढ़ा है, विमीय समीकरणों का अनुप्रयोग पढ़ा है। होपफुली आपको ये क्लियर है। थैंक यू।